Hello everyone, how are you all doing? I hope you all are doing well and welcome to our channel that is उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम। मेरा नाम है मनीषा और आज मैं आपके लेकर आ गई हूँ उत्तराखंड वन दरोगा टेस्ट सीरीज का पार्ट 6। आज हम करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के कुछ क्वेश्चंस। ये चैप्टर है बहुत ही छोटा सा, इसको हम एमसीक्यू की हेल्प से कंप्लीट कर सकते हैं, तो इसको एमसीक्यू की हेल्प से हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस का लाइक भी कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का श्रेय किसको जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का श्रेय जाता है जे थॉमसन को। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अब इन रेफरेंस टू दिस हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या समरी है, किस तरीके से उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा डायग्राम लेके आई हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए, तो जे थॉमसन का पैराटस है हालांकि ये, ठीक है। तो उन्होंने किया क्या था, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी जो कि आपको एक ट्यूबलाइट शेप की यहाँ पे एक ट्यूब दिख रही है। वो क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है जो कि उस समय में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। सभी लोग उसको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करने में लगे हुए थे इसको। तो इन्होंने क्या किया था, जे थॉमसन ने एक कैथोड जो कैथोड होती है, ये देखिए ये कैथोड है। कैथोड का मतलब है जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जॉइंट रहती है। और ये एनोड है। एनोड के पीछे यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, जे थॉमसन ने जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। जिंक सल्फाइड बेसिकली क्या होता है, एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है जो कि चार्ज पार्टिकल के जो स्ट्राइक करने से ये स्पार्क प्रोड्यूस करता है। तो क्योंकि हमको अब एटम तो कोई देख नहीं सकता, चार्ज पार्टिकल कोई देख नहीं सकता, तो कुछ तो चाहिए ताकि हमको पता चले भाई कुछ हो रहा है वहाँ पर। तो जे थॉमसन ने इस तरीके का जिंक सल्फाइड की कोटिंग करके एक अपैरेटस जो है वो बनाया था। अब क्या किया उन्होंने, उन्होंने एयर ले ली। कौन सी एयर ली थी उन्होंने, हाइड्रोजन एयर जो थी वो इस ट्यूब के अंदर उन्होंने फिल कर ली थी। तो जब भी इन्होंने एयर का प्रेशर लो करा और वोल्टेज जो है बहुत ज़्यादा हाई करा, तो उन्होंने देखा कि एनोड के पीछे जो है मतलब एनोड की तरफ जो है वो स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इसका मतलब जे थॉमसन को ये लगा कि कुछ तो है जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है और एनोड के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है। तो उन्हें ये लगा कि कैथोड में से कुछ रेज निकल रही हैं, तो जो कि क्या कर रही है, एनोड पे स्ट्राइक कर रही हैं और वो नेगेटिवली चार्ज रेज हैं। तो इसका नाम उन्होंने कैथोड रेज रख दिया था। लेकिन उन्होंने फिर बाद में पता चला कि वो जो रेज हैं वो कोई रेज नहीं थी, वो क्या थे, वो इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि कैथोड से भी नहीं निकल रहे थे। वो एयर जो उन्होंने वहाँ पे फिल करी थी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, वो उसके एटम्स के ही इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि आ जा करके एनोड के ऊपर स्ट्राइक कर रहे थे और वहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस कर रहे थे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। उन कैथोड रेज को बाद में इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया गया था। तो हमें इतना ही पढ़ना है इसके अंदर। तो आप इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो जे थॉमसन है, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हु डिस्कवर द एक्सिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। आपसे इन द न्यूक्लियस पूछा गया है, लेकिन अगर आपसे सिर्फ प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी वो पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा ई गोल्डस्टीन। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ई गोल्डस्टीन। तो जो ई गोल्डस्टीन थे, इन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। और एक मज़े की बात बताती हूँ कि ये जो ई गोल्डस्टीन थे वो जे थॉमसन के ही एक स्टूडेंट थे। मतलब टीचर इतना ब्रिलियंट और स्टूडेंट भी बहुत ही ब्रिलियंट था। इसने क्या किया था, प्रोटॉन की डिस्कवरी कर दी थी। इसका कैनल रे एक्सपेरिमेंट था एक, वो हमको नहीं पढ़ना है, हमें बस इतना ध्यान में रखना है कि ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी, दैट्स इट। और अब हमको ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि प्रोटॉन की डिस्कवरी न्यूक्लियस के अंदर किसने की थी। तो इसका आंसर जो है वो है रदरफोर्ड। न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी रदरफोर्ड ने की थी और उसी ने बताया था कि प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। लेकिन ये जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जे थॉमसन जो था उसके बारे में बता देती हूँ और उसने क्या अपना एटॉमिक मॉडल वगैरह जो भी दिया था। तो देखो, ई गोल्डस्टीन जो था उसने क्या बोला कि प्रोटॉन भी कुछ होता है, क्योंकि एक एटम जो होता है उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है और क्योंकि ओवरऑल जो एटम के ऊपर चार्ज होता है वो तो न्यूट्रल होता है, तो इसका मतलब कुछ तो है जो कि उस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है, मतलब प्रोटॉन भी होता है इसका मतलब। तो फिर क्या हुआ कि जे उनको ये नहीं मालूम था लेकिन कि प्रोटॉन और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ पर अरेंज होते हैं, एटम के अंदर प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं। तो फिर जे थॉमसन से ये क्वेश्चन कर लिया गया, भाई बताओ कैसे कैसे अरेंज्ड होते हैं। तो जे थॉमसन ने अपना एक मॉडल दे दिया, एटॉमिक मॉडल, जिसका नाम रख दिया प्लम पुडिंग मॉडल या फिर केक पुडिंग मॉडल। उसने क्या बोला जे थॉमसन ने कि जैसे वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन के अंदर जो रेड पार्ट होता है खाने वाला, ये पूरा रेड पार्ट जो होता है
वैसे ही प्रोटॉन अरेंज होते हैं, पूरी जगह में प्रोटॉन ही भरे होते हैं। और बीच बीच में जहाँ पर बीज होते हैं, जैसे बीज होते हैं वाटरमेलन के, वैसे ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहीं पर भी पड़े होते हैं ऐसे बीच बीच में कहीं पर भी। ये था जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। और तो फिर सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल था वो दिया था जे थॉमसन ने। तो ये जो एटॉमिक मॉडल था इसको भी काफ़ी समय तक सही माना गया। लेकिन फिर आते हैं रदरफोर्ड। अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि रदरफोर्ड ने किया था क्या था। तो इसमें बोला गया है रदरफोर्ड ने क्या किया है, प्रोटॉन को न्यूक्लियस में खोज के दिखाया। उसने बताया कि भैया प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इसका तो रदरफोर्ड आंसर सही है। तो हम रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि उसने कैसे न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी और उसने कैसे बताया था कि प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। फिर हम आगे बात करेंगे। तो ये है आपके रदरफोर्ड का अपैरेटस जो उसने सेट किया था। उसने क्या किया, एक लेड बॉक्स लिया, ये लेड का बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे। उसके अंदर उसने अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स लिया था जो कि अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवा रहा था इस गोल्ड फॉइल के ऊपर। ये गोल्ड फॉइल रखी हुई है यहाँ पे। उसको बहुत पतली सी एक थिन फॉइल चाहिए थी जो कि गोल्ड की बनाई जा सकती है, गोल्ड की ही पॉसिबल होती है। तो उसने गोल्ड फॉइल ले ली। ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा रिच था या ऐसा कुछ नहीं था, गोल्ड फॉइल उसको चाहिए थी बिकॉज वो बहुत थिन होती है। और ये जो आपको दिख रहा है ये उसने इसके पीछे क्या किया था, उसने जिंक सल्फाइड की कोटिंग करी थी बिकॉज जिंक सल्फाइड जो होता है वो फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। अगेन द सेम रीजन, क्योंकि उसको देखना था कि कहाँ पर स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ पर चार्ज पार्टिकल आके टकरा रहे हैं, क्योंकि तभी तो दिखाई देगा, हम देख तो सकते नहीं है विद इन नेकेड आइज। तो हुआ क्या, क्योंकि उस समय जे थॉमसन के ही एटॉमिक मॉडल को सही माना जा रहा था, तो जो रिजल्ट आने चाहिए थे वो रिजल्ट नहीं आए, बिल्कुल ही अलग रिजल्ट आ गए। रदरफोर्ड शॉक्ड हो गया। हुआ क्या, इसने जब रदरफोर्ड ने क्या किया, यहाँ से जब उसने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो उसने देखा बहुत सारे जो पार्टिकल्स, बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो पीछे की तरफ स्ट्राइक कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा पार्टिकल पीछे की तरफ बिल्कुल ही सीधे निकल जा रहे हैं। और कुछ जो हैं थोड़े बहुत, वो क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं अपने पाथ से, इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। यहाँ यहाँ जो साइड साइड में उसको देखा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और बहुत कम, यानी कि 1 इन अ मिलियन जो है वो सीधे जा कर के एकदम सीधा ही वापस आ रहा है, 180 डिग्री पे ही वापस आ रहा है। तो ये था उसका ऑब्जर्वेशन था। अब इससे उसने कॉन्क्लूजन क्या निकाला वो हम देखते हैं। उसने कॉन्क्लूजन ये निकाला कि जो हमारा एटम होता है उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो खाली ही होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट खाली होता है तभी तो अल्फा पार्टिकल एकदम सीधे निकल जा रहे थे। नहीं तो अगर जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल सही होता कि इसमें प्रोटॉन भरे होते हैं एटम्स के अंदर पूरी जगह, तो ये तो रिपेल हो जाता, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और क्योंकि जे थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग पूरे की पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज भरा होता है, तो इसका मतलब तो ये रिपेल हो जाना चाहिए थे अल्फा पार्टिकल, बट ऐसा हुआ नहीं, डिफ्लेक्शन तो बहुत कम हुआ, मोस्टली सब सीधे ही चले गए, स्पार्क पीछे देखने को मिला। तो इसका मतलब ये है कि जो एटम होता है वो असल में पूरा का पूरा खाली होता है। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, एटम जो होता है पूरा का पूरा खाली होता है। और दूसरी चीज़ जो रदरफोर्ड ने अपने कंक्लूजन में बताई, उसने ये बोला कि जो प्रोटॉन होते हैं वो कोई छोटी सी जगह में प्रेजेंट होते हैं, और जहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं वो जगह जो होती है उसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। और यहीं पर ये जो मास जो है वो वहीं पे कंसंट्रेटेड होता है पूरे एटम का, ये कहा था आपके रदरफोर्ड ने। उसने बोला कि जो पूरे एटम का जो भी मास होता है वो उस छोटी सी जगह की वजह से ही होता है, यानी कि न्यूक्लियस की वजह से होता है। बिकॉज अब तो हम जानते हैं कि जो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं वो ही क्या करते हैं, एटम के मास के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उस समय जो था ये पहली ये चीज़ जो थी वो रदरफोर्ड ने बता दी थी। अब तीसरी चीज़ उसने क्या बोली कि जो न्यूक्लियस होता है ना उसका साइज़ बहुत छोटा होता है इन कंपैरिजन टू एटम। जैसे एक क्रिकेट का ग्राउंड होता है, उसमें क्रिकेट की बॉल जितनी छोटी होती है उतना ही छोटा एक न्यूक्लियस होता है इन कंपैरिजन टू द एटम। ठीक है, तो और उसने एक और चीज़ ये बताई कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, तो ये चीज़ बताई थी रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के जो जितने भी कंक्लूजन निकले उससे जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था वो फेल हो गया, क्योंकि इसके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट तो कुछ और ही निकल गए। जे थॉमसन के जो एटॉमिक मॉडल के रिजल्ट थे वो कुछ और ही थे। तो रदरफोर्ड ने बैंड बजा दी थी जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की, मतलब फेल कर दिया था उसको उसने। तो इसमें हमको बोला है कि हु डिस्कवर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, इस क्वेश्चन में ये बोला हुआ है। तो क्योंकि न्यूक्लियस की डिस्कवरी ही रदरफोर्ड ने की है, तो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पड़े होते हैं, वो भी हमें किसने बताया था, रदरफोर्ड ने, जैसे कि मैंने अभी बताया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रदरफोर्ड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल इन द रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अल्फा पार्टिकल का सोर्स आपसे पूछा गया, जो अभी हमने ऊपर एक्सपेरिमेंट दिया देखा था उसमें अल्फा जो पार्टिकल्स थे वो उसका सोर्स क्या था, तो उसका सोर्स था हीलियम के डबल चार्ज मॉलिक्यूल्स, डबल चार्ज एटम।
जो हीलियम होता है उसके अंदर जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स होते हैं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन जब हीलियम ने दे दिए होते हैं अपने, यानी कि जो डोनेट कर दिए होते हैं, तो जो जब बचता है जो, वही जो था वो अल्फा सोर्स का एक सोर्स था, जो कि रदरफोर्ड ने अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया था। तो आपको ये याद रखना है कि हीलियम न्यूक्लियस उसने यूज़ किया था, बिकॉज़ न्यूक्लियस के अंदर ही तो प्रोटॉन होते हैं ना, तो अल्फा पार्टिकल का सोर्स वाज़ हीलियम न्यूक्लियस। तो ये क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन वॉज डन बाय। तो इस चैप्टर में आपको 5 साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं। सबसे पहला है जे थॉमसन। जे थॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, और सबसे पहला एटॉमिक मॉडल जे थॉमसन ने दिया था। दूसरा नाम याद रखना है गोल्डस्टीन का, जो कि जो जे थॉमसन के ही स्टूडेंट थे, उन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। तीसरा नाम याद रखना है रदरफोर्ड का, जिसने कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी, और रदरफोर्ड ने जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को पूरी तरीके से फेल कर दिया था। चौथा नाम हमें याद रखना है जेम्स चैडविक का, जो कि अभी हम देखने वाले हैं। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी, और यही चौथा नाम है जो याद रखना है। पांचवा नाम जो हमें याद रखना है वो याद रखना है नील्स बोहर का, जो अभी हम आगे देखेंगे कि उन्होंने क्या किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, का आंसर है बी, जेम्स चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वॉज गिवन बाय। सबसे पहला मॉडल ऑफ एन एटम, जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, कि सबसे पहला जो मॉडल था एटम का, वो दिया था जे थॉमसन ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। इस मॉडल को, फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम, इसको हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं और केक पुडिंग मॉडल भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। साइंटिस्ट गेव द कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, देखो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ, उसने बोल तो दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो कोई भी चीज़ जो रिवॉल्व कर रही होती है वो एनर्जी भी इमिट करती रहती है। तो एनर्जी इमिट करेगी, इसका मतलब एक दिन वो चीज़ तो ख़त्म हो जाएगी ना, जो, क्योंकि एनर्जी कभी भी एमिट हो रही है, तो इसका मतलब वो ख़त्म हो जाएगी। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गया तो एटम का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एटम कभी ऐसा तो होता नहीं है कि एटम, बिकॉज हमने पढ़ा है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ऐसा, तब तो ये चीज़ है, जो इसका मतलब ये था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस तरीके से स्टेबल रहता है, किस तरीके से वो कभी ख़त्म नहीं होता, ये चीज़ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। रदरफोर्ड ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए नील्स बोहर ने अपना अपना एक एक्सप्लेनेशन दिया था। उसने कहा था कि एटम, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, बट वो अपने एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल में ही रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जब भी कोई चीज़ जो होती है वो अपनी एक स्टेबल स्पीड से रिवॉल्व कर रही होती है, और तो क्या होता है कि, और अपने फिक्स्ड एनर्जी लेवल पे ही रिवॉल्व कर रही होती है, तो वो एनर्जी इमिट नहीं करती है, इसका मतलब। तो ये जो कंसेप्ट था फिक्स्ड एनर्जी लेवल का, ये किसने दिया था, ये नील्स बोहर ने दिया था। और नील्स बोहर ने रदरफोर्ड की जो खामियां थी, लिमिटेशन जो थी, उनको उसने क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया था नील्स बोहर ने। तो ये चीज़ जो है हमें याद रखनी है कि फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स का जो कंसेप्ट दिया था वो नील्स बोहर ने दिया था। यानी कि ऑर्बिट्स जो होते हैं, प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, वो उसका कंसेप्ट जो था वो नील्स बोहर ने दिया था। अभी यहीं पे हम इस थोड़ा सा बात कर लेते हैं ऑर्बिट्स के बारे में, कि जैसे ये देखिए, ये न्यूक्लियस है फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो फर्स्ट शेल होता है वो के शेल होता है, दूसरा शेल जो होता है उसे एल शेल कहते हैं, और इसके बाद वाला शेल जो होता है वो एम शेल कहलाता है। ठीक है, तो फर्स्ट शेल जो होता है, इसकी फिलिंग भी देख लेते हैं किस तरीके से होती है। तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम नंबर, देखो हमें जो एक फॉर्मूला यूज़ करना होता है कि कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, वो होता है 2n²। ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना होता है। और एन यहाँ पे क्या है, जो शेल है, तो के, अगर ये फर्स्ट शेल जो है वो के शेल है, के शेल का नंबर होता है 1, तो यहाँ पे एन की जगह पे 1 आ जाएगा, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर आप लोगे तो 1 का स्क्वायर यानी कि 2। इसका जो है फर्स्ट शेल में, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हम भर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सभी शेल का निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन द मैग्नीशियम एटम। यानी कि आपसे पूछा गया इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ, मैग्नीशियम एटम के अंदर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो अगर हम मैग्नीशियम का पहले एटॉमिक नंबर देखें तो कितना होता है, 12 होता है। अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सेकेंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और थर्ड के अंदर फिर जो बचे हुए हैं 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है।
हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें पूछा है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है उससे किस चीज़ की डिस्कवरी हुई थी। तो हमें पता है कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को ही कहा जाता है। तो उससे हुई थी न्यूक्लियस की डिस्कवरी, न्यूक्लियस इन द एटम की डिस्कवरी हुई थी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में यहाँ पे आइसोबार आना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आइसोबार। इसमें बोला है आइसोबार डू नॉट डिफर इन द नंबर ऑफ। सबसे पहले मैं बता देती हूँ आइसोबार एंड आइसोटोप क्या होता है। इस चैप्टर में आइसोबार और आइसोटोप जो है वो चैप्टर की एंडिंग में दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो आइसोटोप क्या होता है पहले मैं ये बताती हूँ। देखो आइसोटोप क्या होते हैं। आइसोटोप का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल ये दो हैं, ठीक है, इनका एटॉमिक नंबर सेम है, जैसे इसका एटॉमिक नंबर 12 है, इसका भी 12 है, लेकिन इनका एटॉमिक मास अगर डिफरेंट हो, इसका जैसे फॉर एग्जांपल इसका 24 है, इसका 20 है, तो ये दोनों आइसोटोप्स हैं। एक दूसरे के लिए ये आइसोटोप्स हैं, यानी कि इनका एटॉमिक मास जो है वो अलग अलग है, इनका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास अगर अलग है तो ये आइसोटोप्स हैं। अब हम बात करते हैं आइसोबार क्या होता है, ठीक है। तो आइसोबार के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आइसोबार भी डिलीट हो गया, ताकि मैं डिलीट करना नहीं चाहती थी। देखो आइसोबार का मतलब क्या होता है, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक मास सेम होता है, ठीक है। आइसोबार मतलब एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है एंड एटॉमिक मास सेम होता है, ठीक है। तो जो आइसोबार्स होते हैं ना, इसमें बोला है डू नॉट डिफर इन द नंबर ऑफ। डू नॉट डिफर मतलब क्या चीज़ में डिफर नहीं करते, तो वो न्यूक्लियॉन्स में डिफर नहीं करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आइसोबार जो होते हैं वो न्यूक्लियॉन्स में डिफर नहीं करते, उनके न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स से ही क्या होता है, एटॉमिक मास आता है, बनता है किसी चीज़ का, तो एटॉमिक मास तो सेम होता है आइसोबार का। तो आइसोबार जो होते हैं वो न्यूक्लियॉन्स में डिफर नहीं करते, द डिफर इन एटॉमिक नंबर ओनली, ठीक है। तो इस तरीके से आइसोबार का भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। एटॉमिक मॉडल जो है वो इम्प्रूव किए गए ओवर द ईयर्स, तो आपको ये बताना है कौन सा एटॉमिक मॉडल पहले आया कौन सा बाद में आया। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है बेसिकली आपको इसमें, कि कौन सा पहले आया कौन से बाद में आया, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो है, इसको आप थर्ड मान के चलिएगा, ये यहाँ पे सेकेंड जो है, सेकेंड प्रिंट हो गया, ये थर्ड है। तो सबसे पहला एटॉमिक मॉडल जो था वो कौन सा था, जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल फर्स्ट। उसके बाद जो एटॉमिक मॉडल आया था वो आया था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, जिसने कि इसको बुरी तरीके से फेल कर दिया था थॉमसन वाले को। उसके बाद रदरफोर्ड की जो भी खामियां थी वो किसने फुलफिल कर उसने किसने सही करी थी, बोहर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड पहले आएगा, उसके बाद फर्स्ट एंड देन थर्ड, सेकंड फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। तो इसका सेकंड फर्स्ट एंड थर्ड होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सिर्फ 10 क्वेश्चन ही करेंगे। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट जो इसका जो आगे के क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में लेके आऊँगी, बिकॉज वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो प्रॉब्लम होती है। सो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड के साथ। बाय बाय।